मैं नवीन, इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जो प्रोनाउन की क्लास हमारी लास्ट टाइम रह गई थी, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो होगी, जो बेसिक्स फंडामेंटल के ऊपर चल रही है, जो फंडामेंटल्स के ऊपर चल रही है आपकी, ये आपकी फोर्थ जो क्लास है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस किया, हमने पजेसिव केस जो होते हैं, जो डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों के केस में होते हैं, उसको डिस्कस किया हमने। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया। आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इस प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप ज़रा इनको पढ़ें। आप देखिए इनमें कहीं कुछ गलती नज़र आ रही है तो देखें, 1 मिनट के लिए पॉज करें, कोई कुछ गलती है तो देखें, उसके बाद में आप देखें, नहीं है तो फिर आप मुझसे पढ़ें, समझें इस बात को। इन सबको मैं समझाऊं इससे पहले, ये सारी चीज़ें मैं आज रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट करना चाहता हूँ और करूँगा भी। लेकिन उससे पहले, इनको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ। वो देखिए आप, अभी वैसे मैंने आपको कंप्लीट ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस मैंने आपको बताया, सेंटेंस जो होगा वो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है जी। मीनिंग फुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होगा। सेंटेंस की जो टाइप है आप मेरे मुझसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सेंटेंस को हम 3-4 तरीके से जो डिफाइन करते हैं, तो उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं से कहता हूँ कि जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका जो सेंटेंस नेगेटिव होगा उसका इंटरगेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, ये 4 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनका जो प्लेसमेंट होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, वो वेरी करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं और सेंटेंस में जो सेंटेंस, जैसे जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? जैसे 1 मिनट होल्ड कीजिए। जैसे देखिए, शी बॉट अ पेन। अब इस सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें जो शी है ये आपका सब्जेक्ट होगा, बॉट जो है ये आपका वर्ब होगा, और ये जो होगा ये पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो सारा बाकी बच गया, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। बात को समझ रहे? ये आपका सब्जेक्ट होगा और ये जो बाकी बच जाएगा ये आपका प्रेडिकेट होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तो आप क्या करेंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगी, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये बनेगा आपका डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसी सेंटेंस को अब मैं लिखना चाहूँ नेगेटिव में, अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना के लिखता हूँ तो ये बनेगा शी डिड नॉट बाय अ पेन। एम आई राइट? ये जो सेंटेंस था ये हमने सिंपल सेंटेंस लिखा, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को वेरी करूं, या फिर मैं कहूं कि अब बताओ कि इंटरगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंटरगेटिव सेंटेंस का, तो कहेंगे कि सर अगर मैं हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अगर हम उसको पहले लिख दें, अगर हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख दें प्लस में सब्जेक्ट और उसके बाद में फिर ये एज इट इज़, यानी कि
आपकी मेन वर्ब आ जाए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और आखिरी में साइन ऑफ इंटरगेशन। अगर ऐसा कुछ आया तो वो आपका इंटरगेटिव सेंटेंस होगा। एक बात का ध्यान और रहे, इनमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन WH फैमिली, वाट, वेयर, वाई, हाउ, विच, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये अगर लग के आ रहे हैं और यहाँ पे साइन ऑफ इंटरगेशन होगा तो वो सेंटेंस आपका कैसा होगा? इंटरगेटिव। अगर अभी मैं इसी सेंटेंस को बनाना चाहूँ, इस सेंटेंस को, तो इंटरगेटिव क्या बनेगा? डिड शी बाय अ पेन। ठीक है जी, आपने देखा कि डिड आया, डिड शी बाय ए पेन। अगर आप WH लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे वाई भी कर सकते हैं। आप कहेंगे उसने वही पेन खरीदा। क्यों खरीदा? आप कहेंगे सर वेयर, उसने पेन खरीदा, कहाँ से खरीदा? बात को समझ रहे हैं ना? तो आपने WH को लगा दिया। यही बात मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इंटरगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब उससे, सॉरी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, WH अकॉर्डिंगली होगा और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद में रहते हैं। तो यहाँ से एक बात आपको समझने में जो बात है वो समझ में क्या आ रही है कि अगर इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और आखिरी में साइन ऑफ इंटरगेशन ये होना चाहिए, नोट ऑफ इंटरगेशन होना चाहिए। अब आ जाइए इन सेंटेंसेस के अंदर। खैर ये जो सेंटेंस है ना, नेगेटिव इंटरगेटिव, ये हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बताने के लिए छोटा सा आइडिया मैं तुम्हें देना चाह रहा था। ठीक है, ये देखिए, वेयर आपने देखा कि सर ये जो लिखा हुआ है ये WH है। ठीक है जी, आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, सॉरी ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है। देख रहे हैं? उसके बाद में ये सेंटेंस आगे और कंटिन्यू है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप और यहाँ फुल स्टॉप। अगर किसी सेंटेंस के अंत में जो फुल स्टॉप अगर है, इसका मतलब वो जो सेंटेंस है इंटरगेशन तो नहीं हो सकता, इंटरगेटिव सेंटेंस तो नहीं हो सकता ना। अगर वो सेंटेंस इंटरगेटिव नहीं है तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इंटरगेटिव की तरह भी नहीं हो सकती। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ ना, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो होता है, ये जो सारी स्ट्रक्चर, ये कैसे सेंटेंस की है? इंटरगेटिव सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस की है? इंटरगेटिव सेंटेंस की। अगर ये इंटरगेटिव सेंटेंस की है तो यहाँ पे तो साइन ऑफ इंटरगेशन तो नहीं लिखा हुआ। अगर साइन ऑफ इंटरगेशन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस सारे कैसे हैं? सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये अफर्मेटिव हैं तो अब हमें देखना है कि ये जो पैटर्न जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब गलत लिखा गया। इसको सही करने के लिए हम इस सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। जब सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यू इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अब हमें जो चेंज करना है वो क्या करना है? यू हैड। ठीक है, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत। बात को समझ रहे? वेयर यू हैड गॉन वॉज नॉट अ गुड प्लेस, ये कहना चाह रहे कि जहां तुम गए थे वो अच्छी जगह नहीं थी। बात को समझ रहे? दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ WH है, उसके बाद डिड और यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर ऐसा है तो ये इंटरगेटिव बन गया। अगर ये इंटरगेटिव बन गया तो अब इस सेंटेंस को सिंपल करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इंटरगेशन नहीं है, फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप है तो अब इसको आप चेंज करो, आप करोगे यू, लेकिन डिड स्पीक कभी नहीं आता। आप इस बात को समझेंगे कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप करेंगे व्हाट यू स्पोक,
वाज नॉट प्रॉपर। भाई जो भी आपने कहा वो प्रॉपर नहीं था, ठीक से नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन हुम डिड यू स्कोल्ड इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे हुम आ गया, WH हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे साइन ऑफ इंटरगेशन है? आप कहेंगे सर नहीं। अगर नहीं, इसका मतलब ये है कि आप इसको चेंज करें, whom you scolded is my friend। ये सेंटेंस आपका सही होगा। उसके बाद देखिए, आई डोंट नो वेयर इज ही गोइंग। अब यहाँ पे वेयर तो लिखा हुआ है, लेकिन साइन ऑफ इंटरगेशन नहीं है। अगर साइन ऑफ इंटरगेशन नहीं है तो आप इसको सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएं, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सेंटेंस लिखने का तरीका होगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये बीच में आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें 4 जो WH जो वर्ड हैं, जैसे हु, हुम, विच और दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो हम आगे यूज करेंगे। जो इसी तरह का कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट होगा जिसमें हमें इनको यूज करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, अब समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। भाई रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के लिए आते हैं जो उनसे पहले यूज हुए होते हैं। बात को समझ रहे हैं? मुझे लगता है मैं सेंटेंस लिख देता हूं, फिर आप इस बात को समझिएगा अच्छे से। मैं कहता हूं, द पर्सन whom you met, the person whom I admired, for his quality proved to be a friend। ठीक है जी, एक ये सेंटेंस है। दूसरा देखिए, he is the man who deserves credit for the project। एक और देखिए, I know Doraemon whom broke the window pane। ठीक है, ये सेंटेंस है। इनमें हमें यूज करना है या यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन का। लेकिन उससे रिलेटिव प्रोनाउन देखो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे आपके who, whom, which and that। ठीक है जी, रिलेटिव प्रोनाउन की जो कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये होगी कि इसमें क्या होगा, सेंटेंस में 2 मेन वर्ब होंगी। ठीक है जी, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेन वर्ब हैं वो 2 होंगी और 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, एक तो इस बात को समझे, हु, हुम, विच और दैट ये होंगे। लेकिन एक बात और समझे आप, मैं कहता हूँ
जो हु होता है ना, हु, जो हु है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी। जैसे एक मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ पहले। हुम जो होता है होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी। जैसे रीना कॉल्ड सीमा, ये सेंटेंस है। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहूँ इसके लिए तो मैं कहूँगा हु कॉल्ड सीमा, तो आप कहेंगे सर रीना। इसके लिए हु का बनेगा, है ना। और रीना कॉल्ड हुम, ये किस भाई रीना ने बुलाया, किसको बुलाया? तो आप कहेंगे सर सीमा के लिए। ये आपका ऑब्जेक्ट केस है और ये आपका सब्जेक्ट केस है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हु जो होता है, हु ये होता है सब्जेक्ट के लिए, हुम होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। और दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं? लिविंग बीइंग के लिए या ह्यूमन के लिए। ठीक है जी। लिविंग बीइंग के लिए या ह्यूमन के लिए, ये दोनों का यूज होगा। ठीक है जी। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, द पर्सन हुम ये लिखा है। अब हुम जो होता है ये किसके लिए होगा? ये ऑब्जेक्ट लिखा होगा। हुम आई एडमायर्ड फॉर हिज क्वालिटी प्रूव टू बी ए फ्रेंड, मतलब जिस बंदे को हमने तारीफ की थी उसकी क्वालिटी के लिए वो दोस्त हमारा वो निकला। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। और सब्जेक्ट है तो इसकी ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है जी। यहाँ पे ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। हुम जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका? भाई हम कहते हैं कि हम ही एडमायर्ड, भाई इसने एडमायर किया, किसको किया? या तो किसी पर्सन को करेगा या किसी क्वालिटी को करेगा। लेकिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अगर इसका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो वो जो ऑब्जेक्ट, अरे भाई पहले एक बात समझो ध्यान से, एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। ये जो एंटीसीडेंट होता है इसी को कहते हैं। मतलब हुम, हु, विच, दैट, यानी ये जो लिखा हुआ है इनसे पहले ये जो ये होता है ना, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले ये जो है ये एंटीसीडेंट है। यहाँ पे हुम जो लिखा हुआ है तो इससे पहले ये डोरेमोन लिखा हुआ है, ये क्या है? एंटीसीडेंट है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये एडमायर लिखा हुआ है, इस एडमायर का ऑब्जेक्ट गायब है। अगर ऑब्जेक्ट गायब है इसका मतलब ये जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और अब बात ध्यान से समझिए कि इसने एडमायर किया, किसको किया था? इसका आई एडमायर्ड दैट पर्सन फॉर हिज क्वालिटी प्रूव टू बी फ्रेंड। इसका मतलब अब ध्यान से आप समझ लें कि होम जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। और ऑब्जेक्ट कौन सा? ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कह रहा है कि इसने एडमायर किसको किया? इस पर्सन को। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज द मैन हु डिजर्व्ड। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये इस सब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो कि यहाँ पे हु तो लिखा हुआ है लेकिन ये है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ सकती है? आप कहेंगे सर नहीं। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका जो सब्जेक्ट कहाँ है? इसका मतलब ये जो लिखा हो ना, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट किसको रिलेट कर रहा है? द मैन को। आप कहोगे सर द मैन यहाँ पे लिख दिया हमने, तो इस हु को लिखने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्ट द मैन कर देते हैं, हम ये लिख देते हैं ही इज द मैन डिजर्व। मेरे भाई एक वर्ड एक ही टाइम पे अगर लिखा हुआ है तो एक साथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता। अगर एक ही वर्ड है, एक नाउन अगर लिखा हुआ है, अगर आप उसको नाउन उसे एज ए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक साथ दिखलाना चाहते हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, मतलब रिलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट? इसका सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि यह वो व्यक्ति है जो डिजर्व करता है क्रेडिट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर से देखिए इस सेंटेंस को देखो, आई नो डोरेमोन हु ब्रोक द विंडो पेन। अब ये बताओ गिलास को तोड़ा किसने? ये किसको जानता है? ये डोरेमोन को जानता है। इस गिलास को किसने तोड़ा? डोरेमोन ने तोड़ा। यानी कि ये जानता किसको है? इसको डोरेमोन को। इसका मतलब ये तो आपका बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन इस गिलास, विंडो पेन का मतलब होता है जो शीशे का जो खिड़की का जो शीशा होता है ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो विंडो पेन को तोड़ा वो किसने तोड़ा?
आई ने तोड़ा या डोरेमोन ने तोड़ा, तो क्या होगी सर, अब डोरेमोन ने तोड़ा, यानी कि डोरेमोन अब सब्जेक्ट भी है। अब एक ही वर्ड एक साथ सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप कहोगे सर इसको हटा दो। आई नो डोरेमोन हु ब्रोक द विंडो पेन, कि मैं उस डोरेमोन को जानती हूँ जिसने इस विंडो पेन को तोड़ा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर से समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई मेरे। हु और जो हुम होते हैं, हु होता है सब्जेक्ट के लिए, हुम होता है ऑब्जेक्ट के लिए। दोनों का यूज कब किया जाता है सेंटेंस के अंदर? जब एक ही वर्ड को हमें या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक ही वर्ड को हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बताने हैं, लेकिन अगर वो एक बार लिखा गया है तो उसको रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए। मुझे लगता है शायद थोड़ा आपको काम अगर समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, बाकी मैं आपको और 2-4 एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, रात के बज रहे हैं 1, कुत्ते भौंक रहे हैं घर के बाहर। मैं कहता हूँ संदीप हेल्प्ड ए मैन। ठीक है, एक तो ये। दूसरा है ही वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है जी, ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, पुलिस caught a person and you were chasing a person। ठीक है, एक तो ये। एक और देखिए, आई लॉस्ट ए बैग, आई बॉट ए बैग yesterday। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको ज़रा देखें। क्या कह रहा है सेंटेंस में? ये कह रहा है कि संदीप हेल्प्ड ए मैन, भाई संदीप ने एक व्यक्ति की सहायता की। ही वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। हो सकता है कि ये सेंटेंस दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि संदीप ने एक व्यक्ति की सहायता की और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहा था, उठा नहीं, मैंने देखा भाई, संदीप ने देखा कि भाई वो उठा नहीं पा रहा, तो उसने जाकर उसकी हेल्प करा दी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या ये दोनों सेंटेंस एक हो सकते हैं? हो सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस देखिए, पुलिस कॉट ए पर्सन, भाई पुलिस ने एक पर्सन को पकड़ लिया, एक व्यक्ति को पकड़ लिया। यू वर चेजिंग ए पर्सन, तुम पुलिस ने एक पर्सन को पकड़ लिया और तुम एक व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे थे। मेरी बात को समझ, दौड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे, बात को समझ रहे हो? कहीं इस सेंटेंस को मैं ये लिख सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जिस पर्सन को तुम चेज कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। या फिर मैं ये कहूँ कि पुलिस ने उस आदमी व्यक्ति को पकड़ लिया जिसको तुम पीछा कर रहे थे। तो आपका अक्सर ये दोनों सेंटेंस ही जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जब इस सेंटेंस की बात करेंगे, आप कहेंगे कि मेरा एक बैग हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि ये बैग जो था, मैंने एक बैग कल खरीदा था। आप कह रहे हैं कि मेरा एक बैग हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैंने एक बैग कल खरीदा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा एक बैग हो गया जिसको मैंने कल खरीदा था। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें जिस टूल का यूज करना पड़ेगा वो आपका कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। बात को समझ रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं कि जैसे रोहन, मैं कहता हूं संदीप एंड भूमिका। ठीक है,
मैं कहता हूँ अमन एंड सुदेश, ठीक है। मैं कहता हूँ भारत एंड शिखा। बात को समझ रहे हैं? मैं इन सेंटेंस की बात करता हूँ तो वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर ये ना ये जोड़ रहा है, ये यहाँ पे एंड जोड़ रहा है, यहाँ पे इसको ये जोड़ रहा है। या फिर मैं कहूँ नीरज और गौरव, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको बीच में जो आ रहे हैं ना ये, इनको क्या कहते हैं? तो मैं कहूँगा भाई इनको जो कहते हैं ना कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मतलब या तो दो वर्ड के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन क्या करते हैं कि वो रिलेट भी करते हैं, मतलब सॉरी, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस भी करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस भी करते हैं तथा कंजक्शन का भी काम करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करने काम भी करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फिर से समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस में एज अ कंजक्शन की तरह भी काम करते हैं और उसके साथ में प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें इन सेंटेंस को जोड़ना है। जोड़ना यानी कंजक्शन का यूज। भाई किसी सेंटेंस को हम कहते हैं, भाई मैं इसको मिटा दूं क्या? चलो तुम जिद करते हो तो मैं मिटा ही देता हूँ, बाकी तुम पढ़ते रहो, सब ठीक हो जाएगा। भाई मैं कहूँ नवीन इज ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ फिर नवीन इज लेबोरियस। तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस तो दो हैं, मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ तो ये कंजक्शन से हो जाएगा। तो आप कहेंगे एंड लेबोरियस। बात को समझ रहे हैं? अगर ऐसे सेंटेंस है नवीन इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, इसका मतलब आपने कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ दिया। बात को समझ रहे हैं? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो किसी सेंटेंस में कंजक्शन की तरह भी आएंगे और प्रोनाउन की तरह। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन को रिप्लेस, किसी न किसी नाउन को तो रिप्लेस करेंगे। अब हम देखेंगे कैसे। अब एक बात बताएं, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, संदीप हेल्प्ड ए मैन, संदीप ने व्यक्ति की सहायता की। अब यहाँ पे देखो कि हमें हु करें, हम यहाँ पे हु लिखें या हुम लिखें। अब हमें देखने की बात ये है, अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ही लिखा हुआ है। अब देखो ही किसके लिए यूज हुआ है? संदीप के लिए यूज हुआ है या फिर इस व्यक्ति के लिए यूज हुआ है? तो आप कहोगे सर इस व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, क्योंकि संदीप ने जिस पर्सन की सहायता की, क्यों हेल्प की? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था या किसी चीज़ को उठाना चाहता था, है ना। तो आप कहोगे सर ये जो मैन है ना, मैन, ये इस वांटेड का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी ये है। अगर ये है तो आप क्या करोगे, इसको तो यहाँ से आप हटा दोगे और ये आपका टिक यहाँ से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संदीप हेल्प्ड ए मैन हु वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। मतलब संदीप ने एक पर्सन की सहायता की जो बक्से को उठाना चाहता था। अब आपने देखा कि ही जो लिखा हुआ था मैंने उसको हटा दिया ना, रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? हु से। मतलब ही को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो यानी प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैंने सेंटेंस को जोड़ भी तो दिया हु से लगा के, इसका मतलब कंजक्शन की तरह काम हो गया। अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में कंजक्शन की तरह और प्रोनाउन की तरह यूज हो तो वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया है आपको कौन कौन से होते हैं, हु, हुम और विच और दैट। ठीक है जी, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस कॉट ए पर्सन। भाई पुलिस ने एक पर्सन को पकड़ लिया। यू वर चेजिंग ए पर्सन। अब यहां पे देखें कि बात किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है? चोर की बात, पर्सन, इसकी बात हो रही है, इस पर्सन की बात हो रही है। अगर मैं यहां पे हूं या हु की बात करूं, अब देखो तो
तो किसका किसका होगा? यू वर चेजिंग ए पर्सन। देखो मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने इस पर्सन को पकड़ लिया और तुम किसके पीछे दौड़ रहे थे? इस पर्सन के पीछे। अभी क्या पर्सन, सोच के देखो, ये पर्सन यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? आप कहोगे सर ये यहाँ पे आएगा। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह यूज कौन सा होता है? हुम। तो इसका मतलब ये है पुलिस कॉट ए पर्सन हुम यू वर चेजिंग। इसका मतलब इसको अब हटा दो। बात को समझ रहे हैं? इसको आपने हटा दिया, ऑब्जेक्ट को हटा दिया, यानी ऑब्जेक्ट का हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन, साथ में हमने इसको लगा के यहाँ से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका? कंजक्शन। कंजक्शन प्लस ए प्रोनाउन अगर दोनों साथ में आ जाएं और उन दोनों का एक ही वर्ड हो तो वो कैसे कंजक्शन हो, वो कैसे प्रोनाउन हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई लॉस्ट अ बैग, आई बॉट ए बैग यस्टरडे। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो हु और हुम है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी। विच जो होगा, विच अदर देन पर्सन, भाई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो जाएगा, बर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे? वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ जाता है। अब मुझे बात बताओ कि ये जो बैग है लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो आप कहोगे सर ये तो नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये तो विच आएगा। तो इसका मतलब ये है आई लॉस्ट अ बैग विच, आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब विच है, ये क्या है? नॉन लिविंग है, और ये आई तो लिविंग है, तो इसको तो रिप्लेस करेगा नहीं, ये करेगा इसको। तो आप इसको हटा दीजिए, ये बन गया आई लॉस्ट अ बैग विच आई बॉट यस्टरडे। मतलब मैंने वो बैग खो दिया जिसको कल खरीदा था। ठीक है, हु और हुम जो होता है वो पर्सन के लिए, विच होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? चलो आगे। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं और मैं अब की बार लिख रहा हूं, आई लॉस्ट द बैग आई बॉट यस्टरडे। अब यहां पे हो गया एक सेंटेंस। दूसरा और देखिए, आई slept the person I met yesterday। ठीक है, ये सब दोनों सेंटेंसेस हैं। अब आपको भरना है इन चारों में हु, हुम, विच या दैट। तो आप कहोगे सर आई लॉस्ट द बैग, बैग जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? विच आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई एक रिलेटिव प्रोनाउन और भी है, दैट है। दैट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं हम वो डेफिनेट हो। उससे पहले मैंने लिखा था ना, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ए का मतलब है कि भाई मेरे पास में बहुत सारे बैग हैं, तो इसका मतलब ये कि मैंने कल एक बैग खरीदा और वो खो गया। लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूँ आई लॉस्ट द बैग, यानी कि एक बैग था और वो ही खो गया, यानी ये डेफिनेट है। अगर ये डेफिनेट हो तो ध्यान रखना विच को भी हटाओ यहाँ से, यहाँ पे किसका यूज होगा? दैट। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? दूसरा देखिए, आई स्लैप द पर्सन डैश आई मेट यस्टरडे। अब ये कह रहा है कि मैंने उस पर्सन को थप्पड़ मारा। किसको? अब यहाँ पे देखो कि ऊपर जो बैग जो लिखा हुआ था, बैग, एक बार तो ए लिखा हुआ था, एक बार द लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं ए कर दूं तो एक बार ये आ जाएगा ए पर्सन और दूसरी बार द पर्सन। तो मेरे भाई एक बात समझ लेना, डेफिनेट यहाँ पे कौन सा है? आप कहोगे सर द बैग, ये ओरिजिन में से ये, तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। फिर से मेरी बात को समझिए, दैट का जो प्रयोग है वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? दोनों डेफिनेट। वो कैसे होंगे? दोनों डेफिनेट। अगर वो डेफिनेट हैं तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनके साथ में यूज किसका होगा? दैट का। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे? हु और हुम लिविंग के लिए,
विच नॉन लिविंग के लिए, दैट होता है दोनों के लिए, लेकिन वहाँ पे दोनों डेफिनेट होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा डेफिनेट है? दा लगा मिलेगा उनके साथ में। बात को समझ रहे? एक और देखिए, इट इज आई हु टू ब्लेम। it is they who to blame। नेक्स्ट देखिए, it is रोहन, अरे क्या रोहन, भाग जाए यहाँ से, रोहन नहीं, अंकिता हु टू ब्लेम। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए ज़रा, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब डालनी है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब में क्या है? इज, एम, आर। तो आप पहले एक बार ध्यान से समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? आपके अक्सर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हु, यहाँ पे हु और यहाँ पे हु है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, हालांकि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये इससे पहले जो लिखा होगा ना उसको सब्जेक्ट मानेगा हमेशा। बात को समझ रहे हैं? अगर इनसे पहले वाले